जय हिंद। आप सभी लोग का फिर से स्वागत है इस एक नए वीडियो में। आज इस साल का पहला दिन है 2026 का। आज पहला दिन 1 जनवरी है। तो हमारे तरफ से और इस संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस वर्ष अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए इस वर्ष का भरपूर आनंद लीजिए और भरपूर फायदा उठाइए इस वर्ष का। देखिए, हर वर्ष नया साल आता है, हर वर्ष नए वर्ष आते हैं। अभी दिसंबर बीता है, 2025 जब आया तो 2025 को हम नए साल के रूप में मना रहे थे। 2025 कब निकल गया पता नहीं चला। दिसंबर में हमने उसको पुराना साल घोषित कर दिया। 2026 भी आया है तो हम इसको जनवरी में नया साल बोल रहे हैं, दिसंबर में इसको पुराना साल बना देंगे, फिर 27 में नया साल होगा। तो ये परंपराएं हैं, ये चलती रहेंगी। लेकिन अभी हम लोग को जो करना है, ये कभी एक समय ऐसा आएगा कि ये सब हम लोग को भी बंद करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई जीवन भर नहीं होगा। तो अभी जो भी साल है, हम लोगों को अच्छे से इसमें अपने टाइम को स्पेंड करना है पढ़ाई पर और अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, जिससे कि हमारा भविष्य और आपका भी भविष्य, हम सब का भविष्य उज्जवल हो सके। तो बस इस नए वर्ष के साथ यही संकल्प लेकर चलिए कि जो भी हुआ बीत गया, खत्म हो गया। अब से हम ऐसी कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे भविष्य पर कोई प्रभाव पड़े या हमारे चरित्र पर कोई प्रभाव पड़े। तो बस इसी संकल्प के साथ आज के दिन को शुरू करिए और पूरे वर्ष अपने काम में लगे रहिए। तो चलिए, आज के वीडियो में हमारा जो सीरीज चल रहा है 20 MCQ किलर सीरीज बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के बच्चों के लिए, इसमें हम 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं और 4 चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग देख लिए हैं। अगर आप लोग वीडियोस को पूरा देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हम 5वां चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसको हम लोग देखेंगे। और इसको पहले समझते हैं कि ये आखिर क्या होता है। मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, इसमें क्या है, इसको पहले समझेंगे, फिर इससे आए हुए प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए, बिना समय व्यतीत किए हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में। देखिए, चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, आधुनिक दुनिया, ये चैप्टर का नाम है। इसमें ये जो मुद्रण शब्द है ये क्या है? देखिए, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंट। आप अपने आसपास देखो, आपको जितनी भी किताबें देंगी उस पे आपको अक्षर दिखाई देंगे। वो अक्षर क्या है? वो अक्षर प्रिंट हुए हैं, वो अक्षर मुद्रित हुए हैं। आप लोग जब शादी के जब कार्ड छपवाते हैं तो उसको भी प्रिंटिंग मशीन से निकलवाते हैं या फिर कोई 2 कॉपी करवाते हैं A4 साइज पेज पे, तो उसको भी प्रिंटिंग मशीन में डाल करके प्रिंट करवा करके निकालते हैं। आखिर ये परंपरा कैसे विकसित हुई, पुराने जमाने में कैसे ये परंपरा चली थी, कौन इसका शुरुआत किया, किस देश से शुरुआत हुआ, सबसे पहले लोग लिखना किस पे प्रारंभ किए, हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें समझा था कि जो भूमंडलीकृत विश्व है, मतलब ये कैसे बना, जो पूरा विश्व है ये आखिर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हुए थे। कि सिल्क रूट मार्ग था, उस मार्ग से लोग एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, और जो आपका पश्चिम का और जो आपका अमेरिका वगैरह है, सबका खोज बाद में हुआ था।
ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में पूरा बताया था आपको, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि प्रिंटिंग का आविष्कार कैसे हुआ और आज की दुनिया में इसका क्या महत्व है। तो देखिए प्रिंटिंग है, ये सबसे पहले इसका ये विकसित हुआ चीन देश में, ठीक है, चीन में हुआ, चीन से फिर जापान में, जापान से कोरिया गया। अब चीन में कब हुआ था? चीन में ये हुआ था 594, तो 594 ईस्वी। देखिए इसके पहले क्या हुआ करता था कि जो प्रिंटिंग है वो जो काठ का लकड़ी होता है, काठ के लकड़ी पर पहले उसकी निकासी, क्या बोलते हैं, निकासी बोलते हैं ना, नक्काशी, पहले उसकी निकासी करते हैं, निकासी करने के बाद फिर उस पर स्याही डाल करके और जो भी पेपर हुआ करता था, कागज हुआ करता था, उसको ऊपर रख करके ऐसे पलट देते थे, तो जो भी काठ पर लिखा होता था वो इस पर आ जाता था। पहले जमाने में बहुत सारी चीजें चित्रों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब विकसित हुआ तो 594 ईस्वी में लकड़ी के काठ पर स्याही डाल करके हमने इसको विकसित किया। उसके बाद और जो लकड़ी का काठ है, अभी हम आपको इसको दिखा रहे हैं, थोड़ा हम इसको बस अभी दिखा रहे हैं, लकड़ी के काठ पर लोग कैसे लिखते थे पहले। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो, पहले किस प्रकार से लकड़ी को बना दिया जाता था, ऐसे कुछ नक्काशी करके, फिर उस पर स्याही डाल करके किसी कागज या किसी कपड़े पर जब लगाना होता था तो इसको बस उसी पैसे बस लगा देते थे। जैसे कि आज हम लोग मोहर का इस्तेमाल करते हैं, मोहर होता है, उसको पहले स्याही में डुबाते हैं, फिर उसको हम जहां मारना होता है मारते हैं, मोहर पर जो लगा होता है वो पेज पर छप जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ पहले ऐसे विकसित हुआ। देखिए बस इसमें बस स्याही डाल करके बस अगर कपड़े पर कोई डिजाइन बनाना है तो कपड़े पर लोग लगाते थे, और अगर पेपर पे करना है फिर कुछ प्रिंट करना है तो ऐसे ही पहले प्रिंट हुआ करता था, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या है। तो इस प्रकार के जो होते थे लकड़ी के काठ पर जो लिखाया कर जाता था, लकड़ी, लड़की लिखा गया, लकड़ी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लकड़ी के काठ पर लिखना, ये कब हुआ था? 594 के आसपास, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? फिर इस प्रकार के जो पेज हुआ करते थे, इस प्रकार जब छाप दिया करते थे, तो इसको आज का ये जो किताब है, अभी आप ये जो बुक्स जो देख रहे हैं, अभी आप हम आपको ये बुक्स दिखा रहे हैं, अभी आप अगर ये बुक्स देखो तो ये कुछ इस प्रकार से हम आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के उस जमाने के बुक्स ऐसे नहीं हुआ करते थे। बस कॉर्नर सील करके और उसको एकदम फैला करके पढ़ते थे। अभी हम आपको वो बुक्स दिखा रहे हैं। देखो ये पहले जमाने का ये बुक्स हुआ करता था। देख रहे हैं, इस कॉर्नर पे उस कॉर्नर पे धागे से बांध करके और सारे पेज को एक में सील करके हम लोग इसको इस प्रकार से खोलते थे और दोनों तरफ पेज आपको दिखाई देते थे, बीच में से अलग अलग पेज सटा हुआ करता था। देखो इस प्रकार से पूरा ऐसे फैला करके पढ़ते थे। और आज के वही सब है, मशीनों का देन है कि आज हम लोग ऐसे ऐसे किताबें पढ़ पाते हैं आसानी से, पॉकेट डिक्शनरी वगैरह भी आ गई है कि अपने जेब में भी लेकर के कहीं जा सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो ये सब मुद्रण की दुनिया में ये सब विकास हुआ है, ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर देखो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बनते हैं
कि सर्वप्रथम कागज का उत्पादन किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था। कागज सबसे पहले चीन से आना प्रारंभ हुए थे। अब आखिर बात यह भी उठती है कि सबसे पहले चीन में ही क्यों हुआ, तो देखो पहले राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन हुआ करता था। और आजकल क्या होता है कि हमको अगर किसी भी शासन व्यवस्था में जाना है या किसी भी सिविल सर्विसेज में जाना है तो एक यूपीएससी की परीक्षा होती है और भी यूपीपीसीएस और भी बहुत सारी पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग प्रदेश में होती हैं, प्रदेश स्तर पर। लेकिन अगर कहीं भारत स्तर पर देखें तो यूपीएससी की परीक्षा होती है जिसको पास करके हम आसानी से सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो चीन में जो राजतंत्र था, वहां के जो राजा थे ये सोचते थे कि हमारे राजतंत्र में वहां अब मंत्री का पद है और भी पद होते हैं, जैसे कि किसी को मानो मंत्री पद बनाना है तो मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, मंत्री ईमानदार होना चाहिए। तो इन्हीं लोगों का एक पेपर होता था, ठीक है। उस समय सिविल सर्विसेज का पेपर राज्य में हुआ करता था। तो इन लोगों का जब पेपर होता था सिविल सर्विसेज, तो जब राज्यों में जब पेपर हुआ करता था तो इन्हीं लोगों को पेपर पर लिखने के लिए और परीक्षाएं पास करने के लिए ये सबसे पहले चीन में इसका आविष्कार हुआ। और उस समय बस सीमित लोगों को ही पेपर कागज दिया जाता था जिसको काम है, जिसको राजतंत्र, जिसको राज्य में काम है, बस उसी को ही पेपर दिया जाता था। ये नहीं कि सबको आज क्या है, जो पढ़ा भी है उसको भी पेपर कापी खरीद सकता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी खरीद सकता है। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। जो भी बस राज्य में रहता था, जिसको राज्य संभालना है, जिसको पद संभालना है, उसी को बस सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं पास करने के लिए पेपर्स और पेन दिए जाते थे उसमें, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से चीन से इसका आविष्कार हुआ। और इस प्रकार के जो बुक होते हैं इसको हम बोलते हैं एकार्डियन बुक। इसको हम बोलते हैं एकार्डियन बुक, एकार्डियन बुक, एकार्डियन बुक, ठीक है। इस प्रकार के जो बुक होते हैं इसको हम बोलते हैं एकार्डियन बुक, एकार्डियन बुक। देखो अब हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको एक साइड करते हैं। अब बात ये आती है कि चीन से जापान कैसे गया। तो देखो चीन में कुछ बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ठीक है। चीन में कुछ बौद्ध धर्म के प्रचारक थे जो अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 768 और 770 ईस्वी में ये लोग जाते हैं जापान, ठीक है। जापान जाते हैं और अपने साथ इनकी जो भी जानकारी है, प्रेस की जानकारी, मुद्रण की जानकारी, वो सब ले करके जाते हैं। तो वहां के जो लोग होते हैं धीरे धीरे वो लोग भी इससे 2 साल में इससे वो लोग अच्छा खासा प्रभावित हो जाते हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ये लोग जाते हैं। कहां से? चीन से। चीन से कुछ लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जापान जाते हैं 768 से 770 ईस्वी के बीच। 2 वर्षों में जापान में भी अच्छे खासे प्रेस के जानकारी लोगों को हो जाती है। इसके बाद जापान में जो सबसे पहली पुस्तक छपती है उसका नाम है डायमंड सूत्र। जापान में सबसे पहली पुस्तक छपी थी उसका नाम है, सबसे पहला पुस्तक उसका नाम है डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र, ठीक है। डायमंड सूत्र नामक पुस्तक सबसे पहले जापान में छपी थी, ठीक है। और ये कब छपी थी? ये 868 में छपी थी। कब छपी थी? 868। ये सब आपको जो डेट्स हैं ये सब आपको डेट्स याद रखने हैं, ठीक है। 868 ईस्वी में जापान में छपी थी। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा धर्म सुधारक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आइए, धर्म सुधारक, एक धर्म सुधारक में नाम आता है मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर, इसको एक बहुत बड़ा धर्म सुधारक माना जाता है। इसको बहुत बड़ा धर्म सुधारक माना जाता है। धर्मशास्त्री, पादरी और
एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ क्या है। प्रोटेस्टेंट 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 सुधारक, प्रोटेस्टेंट सुधारक, ठीक है। तो इसको इस सबों के नामों से जाना जाता था, इसको मार्टिन लूथर को। और जो बाइबिल था उस बाइबिल का भी जर्मन में अनुवाद, बाइबिल का जर्मन में अनुवाद यही किया था। बाइबिल का जर्मन में अनुवाद, जर्मन में अनुवाद मतलब जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया था? मार्टिन लूथर। कौन किया था? मार्टिन लूथर, ठीक है। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद कौन किया था? मार्टिन लूथर। और एक आता है वसुंधरी देवी का, एक आता है अमर जीवन, अमर जीवन, अमर जीवन बोलता है अमर जीवन के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो ये वसुंधरी देवी है। कौन है? वसुंधरी देवी, वसुंधरी देवी। ये सब आपको ध्यान रखना है। वसुंधरी देवी कब ये लिखी थी? 1876 में। कब लिखी थी? 1876 में, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये क्या होता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आइए थोड़ा देखते हैं उसको। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये क्या है? देखो देखो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ और किसने पारित किया। तो देखो एक लिप्टन था, ठीक है, लॉर्ड लिप्टन, ये लिप्टन के समय का है, लिप्टन था। और ये कब पारित किया? 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया भैया? 1878 ईस्वी में। और ये क्यों आया था? इसको देखो लाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था अंग्रेजों का। उस समय जो भारतीय छपाई की मशीनें थी, जो प्रिंटिंग मशीनें थी, अंग्रेज उस समय तो बहुत अजीब अजीब हरकतें करते थे। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया था? लॉर्ड लिप्टन किया था। कब किया था? 1878 में किया था। क्यों किया था? उस समय भारतीय जो प्रेस थे वो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी अंग्रेज हरकतें करते थे, उस समय अंग्रेजी अंडवंड हरकत सब करते रहते थे। कभी भारतीयों को सताना, कभी कर बढ़ाना, कभी कुछ करना। तो ये सब भारतीय जो मशीनें थी वो वास्तव में समाचार में छापती थी कि भैया ये अंग्रेज कर रहे हैं, इससे अगर जनता पढ़ेगी तो और जनता में आक्रोश आएगा और भी क्रांति फैलेगी। हालांकि उस समय 1857 की क्रांति तो हो चुकी थी, उसके बाद ये आया था, ठीक है। तो लिप्टन था वो भारतीय भाषाओं के जितने भी समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थे, उन सबों पर सेंसरशिप लगाने के लिए इसको पारित किया था कि भैया ऐसे कोई भी शब्द इस अखबार में नहीं छपेंगे। अखबार छपते थे तो सबसे पहले वो अंग्रेजों द्वारा चेक किया करते थे। वो अंग्रेजी वहाँ पर कुछ बैठे होते थे लोग, उनके द्वारा चेक करते थे कि हमारे खिलाफ इसमें कोई अनैतिक वर्ड या फिर कोई गलत वर्ड तो नहीं छापा गया है इस अखबार में, जिससे कि जनता में आक्रोश पैदा हो। तो इसको रोकने के लिए लिप्टन ने इसको पारित किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये सब बहुत ही सब क्या बताएं हैं। चलो ठीक है, हम लोग जितना भी बेसिक जानकारी था हम लोग उसको देख लिए हैं। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? तो बताओ ये मार्टिन लूथर कौन था? धर्म सुधारक था। अभी हम बता कर आए हैं क्या था? धर्म सुधारक, पादरी और प्रोटेस्ट सुधार। अब पढ़ना है आगे। ये दूसरा क्वेश्चन, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी थे जो केसरी पत्रिका का संपादक प्रकाशन किए थे, ठीक है। अगला, बंगाली भाषा में प्रकाशित सबसे पहली संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी? बंगाली भाषा में संपूर्ण आत्म कहानी कौन सी थी? तो ये देखो
अमर जीवन था, ठीक है, ये अमर जीवन था। और अमर जीवन के लेखिका कौन है भैया, यहाँ अमर जीवन लिखा है, यानी कि ये अमर जीवन होता है, ये होता है अमर जीवन, अमर जीवन। इसकी लेखिका कौन है, रसुंधरी देवी। कौन है, रसुंधरी देवी, रसुंधरी, तो वो गलती हो गया, चलो हम उसको भी कर बताएंगे, रसुंधरी देवी। इसकी लेखिका कौन है, रसुंधरी देवी, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो आप मेरे अगर चारों पांचों वीडियोस देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक वीडियो में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, सुमेलित करने वाला और लिस्ट वाला क्वेश्चन, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और कारण कथन वाला क्वेश्चन, ये मिलता है, ठीक है। तो धर्म सुधारक कौन था, मार्टिन लूथर, तो ये तो सुमेलित है। केसरी समाचार पत्र के प्रकाशक बाल गंगाधर तिलक, ये भी ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले, ये भी ठीक है। भारत में प्रेस के जनक, तो इसमें कुछ सुभाष चंद्र बोस दिया है, जबकि सुभाष चंद्र बोस भारत में प्रेस के जनक नहीं थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हिक्की। हिक्की, जो हिक्की है, हिक्की को माना जाता है भारत में प्रेस का जनक, हिक्की को, ऑगस्टन हिक्की को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा बाइबिल छपी, कब छपी थी, ये आपको बताना है। तो देखो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा जो बाइबिल छपी थी वो आपका हो जाएगा 868 ईस्वी। 868 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा बाइबिल छपी, 868 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने बाइबिल छापी। अब देखो यहाँ पर अगर ए का तीसरा है तो देखो इसमें ए का तीसरा किस में है, बी में है, तो बी वाला ही आपका राइट हो जाएगा। बी का चौथा, बी का चौथा, चौथे में क्या है 1868 ईस्वी। गुटेनबर्ग ने बाइबिल छापी, कब छापी, 1868 ईस्वी में। जापान में डायमंड सूत्र छापा गया, जापान में डायमंड सूत्र कब छापा गया, 1450 ईस्वी में, ठीक है। रामचरितमानस का पहला संस्करण कोलकाता में कब छपा, ये पूछता है कि रामचरितमानस का पहला संस्करण कहाँ छपा और कब छपा। तो रामचरितमानस का जो पहला संस्करण था वो 1810 में कोलकाता में छपा था, तो आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। बच्चे, महिलाएं और मजदूर 19वीं सदी में प्रकाशन के 3 विभिन्न पक्ष पाठक वर्ग थे। बच्चे थे, महिलाएं थे और मजदूर थे। अब कारण क्या है, यूरोप में 19वीं सदी में साक्षरता के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई, जिसके बल पर महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में पाठक वर्ग तैयार हुआ, ठीक है। अब उस दौर में सभी को जो है कॉपी किताब मिलने लगा, सभी को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया गया, तो उस दौर में जो पाठक वर्ग था वो अधिक तैयार हुआ। तो इसमें क्या होगा, सही है, डी वाला होगा कि कथन कारण दोनों सही है तथा इसका व्याख्या भी करता है। देखो इसमें जितने बोर्ड परीक्षा में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, अक्सर जनरली उसका आंसर यही होता है कि कथन और कारण दोनों सही है और उसकी भी व्याख्या कर रहा है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो डी मार्कर चले जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, रामचरितमानस के पहले संस्करण का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, 1810 ईस्वी कोलकाता में हुआ था, अभी हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन, 1876 ईस्वी में प्रकाशित अमर जीवन, यहाँ फिर अमर जीवन है, यहाँ रहेगा अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी। ये अमर जीवन एक आत्मकथा था, ठीक है, ये आत्मकहानी नहीं है, पीछे आत्मकहानी आया है उसको आत्मकथा बना लेना। तो ये किसका था, रसुंधरी देवी का। यहाँ पर गलती लिखा है रसमुंदरी देवी लिखा है, तो यहाँ पर रसुंधरी देवी रहेगा। और ये भारतीय महिला थी, भारत का ये सबसे पहला अमर जीवन था जो कि भारत का सबसे पहला आत्मकथा माना जाता है, या महिला के द्वारा मानो मतलब महिला के द्वारा लिखा हुआ सबसे पहला आत्मकथा अमर जीवन है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कोंकणी। तो देखो ये तमिल भाषा में छपी थी। अगला क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कब शुरू किया। तो जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की था वो साप्ताहिक पत्रिका जो बंगाल गजट था
उसका प्रारंभ कब किया था? 1780 ईस्वी में किया था। देखो बंगाल गजट है, ये सबसे पहला साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है, और इसका संपादक कौन था? हिक्की था। और हिक्की को क्या कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसको कहते हैं? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी यूरोप के 2 देश के नाम बताइए जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई। तो कौन कौन था? इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, रूस, तुर्की। तो देखो यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस होगा। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो जाति व्यवस्था से है, ठीक है, जाति व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो ये गोवा में आया था। देखो गोवा में क्या है कि पुर्तगालियों का यहाँ पर मेन केंद्र था गोवा में, तो जो भी चीजें आया करता था पहले विदेश से वो गोवा पर आया करता था, ठीक, गोवा में। और गोवा जानते हो आप लोग समुद्र के किनारे है, तो समुद्री जहाज को आने वहां पर आसानी होती है, तो इसलिए प्रिंटिंग प्रेस भारत में सबसे पहले गोवा राज्य में आया था। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले। अभी हम बता के आ रहे हैं पीछे कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा बाई फूले। अगला क्वेश्चन, बस ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से अभी हम लिए हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, और इस वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला हो या चैप्टर्स को रिवीजन करने में मदद मिला हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और लाइक करना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने बोर्ड परीक्षा के तैयारी को और भी अच्छे से करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।